7 अक्टूबर 1985 सोमवार का दिन था जब एक इतालवी क्रूज शिप मिस्र के शहर सिकंदरिया की बंदरगाह पर आकर रुकी। ये सब बहरी सफर का 5वां दिन था जो इटली के शहर जिनवा से शुरू हुआ था। इस जहाज पर 748 मुसाफिर और 450 क्रू मेंबर्स सवार थे। सिकंदरिया पहुंचने पर 651 मुसाफिर उतरकर बसों के जरिए एहराम मिस्र देखने रवाना किए गए, जबकि बाकी 97 मुसाफिर जहाज पर ही मौजूद रहे। मंसूबे के मुताबिक जहाज ने बंदरगाह से रोजाना रवाना होकर 225 किलोमीटर मगरिब में वाक़या एक और बंदरगाह की तरफ रुक गया, जहां बाकी मुसाफिर रात को वापस आकर जहाज में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गई। मैं हूं मोहम्मद फैजान और आप देख रहे हैं मुल्क फाइल्स डॉक्यूमेंट्री। रात 10:30 बजे सियाह वापस पहुंचे, लेकिन पोर्ट पर वो जहाज मौजूद नहीं था। पहले बताया गया कि जहाज को स्विस के नाम में ट्रैफिक की वजह से तखैर हो गई है, मगर 3 घंटे गुजरने के बाद हकीकत इनके सामने रख दी गई। जहाज को हाईजैक कर लिया गया। जो 97 अफराद जहाज पर बचे थे, इनमें चंद फलस्तीनी दहशतगर्द भी शामिल थे, जिन्होंने अपने हथियार एक फ्यूल टैंक में छुपा रखे थे। जैसे ही जहाज सिकंदरिया से निकला, इन्होंने अपने कमरे में जाकर हेयर ड्रायर की मदद से हथियारों को खुश्क किया। एक वेटर जो फ्रूट सर्व करने आया, गलती से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसी लम्हे हाईजैकर्स ने महसूस किया कि इनका राज फाश हो गया है। वो फौरन जहाज के डाइनिंग हॉल में पहुंचे और तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। एक होस्टेस के सवाल पर इनमें से एक ने खुद को नॉर्वे का शहरी जाहिर किया, लेकिन जल्द ही अंदाजा हो गया कि वो झूठ बोल रहे थे। जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने मौका पाकर SOS मैसेज पूरी दुनिया को भेज दिया, जो स्वीडन के एक रेडियो स्टेशन ने रेस्क्यू किया। हाईजैकर्स ने रेडियो कंट्रोल संभालते ही सारी कम्युनिकेशन बंद कर दी। इन्होंने जहाज के कप्तान डी जेराउडो को फ्रंट ब्रिज पर बुलाया और आते ही इनका इस्तकबाल मशीन गन की फायरिंग से किया। इन्होंने कहा कि जहाज को शाम के बंदरगाह टाटूस ले जाया जाए। कप्तान को अंदाजा हो गया कि ये नॉर्वेजियन नहीं बल्कि मशरकी वस्ता के अफराद हैं। 7 अक्टूबर की शाम हाईजैकर्स ने तमाम यरगमालियों को जमीन पर सोने का हुक्म दिया। दुनिया भर में SOS मैसेज की वजह से हलचल मच गई थी। इटली की हुकूमत मुतहर्रिक हो चुकी थी, मगर अमेरिका को जब मालूम हुआ कि जहाज पर अमेरिकी शहरी भी सवार हैं, तो इन्होंने इस केस को दहशतगर्दी करार दिया। मसला ये था कि मुसाफिर मुख्तलिफ ममालिक के साथ अमेरिका, इटली वगैरह जहाज इतालवी था। वाकया मिस्र की हदूद में पेश आया था, लिहाजा ये तय करना मुश्किल हो गया कि कार्रवाई कौन करे। अगले दिन 8 अक्टूबर को हाईजैकर्स ने मुसाफिरों को इनकी कौमियत के लिहाज से अलग करना शुरू किया। इनका असल निशाना यहूदी और अमेरिकी शहरी थे। इन्होंने 20 अफराद को अलग किया, जिनमें एक उम्र रसीदा जोड़ा भी था, शोहर लियोन क्लिंगहोफर, जो व्हील चेयर पर थे। इनको ऊपर डेक पर ले जाने का हुक्म दिया गया, लेकिन वो अपनी हालत की वजह से जाने से कासिर थे। इनकी बीवी ने शोर मचाया तो बंदूक की नोक पर खामोश करा दिया गया। कुछ ही देर में लियोन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और लाश को समुद्र में फेंक दिया गया। हाईजैकर्स ने ऐलान किया कि इनका ताल्लुक फलस्तीनी तंजीम PFLF से है और वो इसराइल से अपने 50 कैदियों की रिहाई चाहते हैं, वरना वो एक एक करके मुसाफिरों को मार डालेंगे। 3 बजे की डेडलाइन गुजर गई। शाम की हुकूमत ने जहाज को लंगर अंदाज से होने की इजाजत ना दी। हाईजैकर्स ने इतला दी कि एक अमेरिकी शहरी को कत्ल कर दिया गया है। मसला और पेचीदा हो गया। फलस्तीनी रहनुमा यासिर अराफात ने इस कार्रवाई से लाताल्लुकी जाहिर की और अपनी तरफ से अब्बास की सरबराही में एक मुज़ाकराती टीम मिस्र रवाना की। अबू अब्बास ने हाईजैकर्स को कायल किया कि वो जहाज को वापस ले जाएं और मुसाफिरों को रिहा कर दें। ऐसा ही हुआ। 9 अक्टूबर को ऐलान हुआ कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं और इटली और मिस्र ने हाईजैकर्स को महफूज रास्ता देने पर जिम्मेदारी जाहिर की। एक मिस्री तैयारा इनको जोन्स ले जाने के लिए तैयार किया गया, लेकिन अमेरिका खामोश न बैठा। इन्होंने F-14 फाइटर जेट्स की मदद से तैयारे को फिजा में ही रोक लिया और इटली के सिग्नाला एयरबेस पर उतारने पर मजबूर किया। यहाँ अमेरिका और इटली की अफवाज में तनाव की सूरत हाल पैदा हुई, मगर भला आखिर इटली को हिरासत का हक दे दिया गया। तैयारे में अबू अब्बास भी सवार था। चूंकि इनके खिलाफ बराए रासत सबूत मौजूद न थे, लिहाजा इसे रिहा कर दिया गया। बाकी 4 हाईजैकर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। यूसुफ मजीद अल मुल्की को लियोन क्लिंगहोफर के कत्ल पर 30 साल कैद और बाकी तीनों को 15 से 25 साल की सजाएं सुनाई गई।
لیون کلنگہوفر کی لاش 13 اکتوبر کو شام کے ساحل سے برآمد ہوئی، جسے امریکہ واپس بھیجا گیا۔ یہ واقعہ عالمی میڈیا کو توجہ کا مرکز بن گیا۔ امریکہ نے اسے اپنی انسداد دہشت گردی کی پالیسیوں میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر استعمال کیا۔ اس واقعے کے بعد بین الاقوامی قوانین میں مسئلہ ہائی جیکنگ کے خلاف سخت اقدامات تجویز کیے گئے۔ اس سانحے نے فلسطینی تنظیموں کے اندر اختلافات کو بھی اجاگر کیا۔ یاسر عرفات اور ابو عباس کے موقف میں فرق کھل کر سامنے آیا، جس سے فلسطینی کاز کو عالمی سطح پر نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے اس واقعے کو اپنے دفاعی اقدامات کے جواز کے طور پر پیش کیا۔ یہ کیس آج بھی بین الاقوامی تعلقات، بحری تحفظ اور دہشت گردی کے خلاف عالمی توازن کی ایک اہم مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ یاد دہائی ہے کہ کس طرح چند لمحوں صفاقی سینکڑوں زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔